नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से देश भर में बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाने वाले भी एक ही राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, एक ही राजनीतिक परिवार के लोग हैं। भाई-बहन, माता-पिता संगठन है उनके उनके सदस्य हैं वे। उन्हें वो बुद्धिजीवी कतई रास नहीं आ रहे हैं, जो उनसे असहमति रखते हैं, अलग विचार रखते हैं, तर्कों और तथ्यों के साथ बातें रखते हैं और उनके झूठों का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन इधर एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। अब दलित बुद्धिजीवियों को खास तौर पर निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें से ज्यादातर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत इन हमलों के ताजा शिकार हुए हैं। इसके पहले इलाहाबाद में भी एक प्रोफेसर के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था और यहाँ तक आशंकाएं जाहिर की जाने लगी थी कि कहीं उनको लिंच न कर दिया जाए। कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दिलीप मंडल के खिलाफ अभियान चलाकर उनको हटवा दिया गया था। इसमें छात्रों का नहीं बल्कि भगवा ब्रिगेड और भगवा मीडिया का हाथ था। थोड़ा और पहले देखें तो अनिल तेलतुंबडे को सरकार ने भीमा कोरेगांव वाले मामले में फंसाकर जेल में बंद कर के रखा हुआ है। हमें रोहित वेमुला को भी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रतिभाशाली युवक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सवाल उठता है कि ये निशाना दलित बुद्धिजीवियों पर है या फिर हर किस्म के या जात पात से ऊपर, धर्म से इतर हर किस्म के बुद्धिजीवियों को निशाने पर रखा गया है। जो ऐसे बुद्धिजीवी जो सांप्रदायिक राजनीति का विरोध कर रहे हैं, जो फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं, जो सवर्णवाद का विरोध कर रहे हैं, भले ही उनकी कोई भी जाति धर्म हो। दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो दलित बुद्धिजीवियों को ही हिंदुत्ववादी क्यों चुभ रहे हैं? क्या ये वो घृणा है जो सवर्णों के समाज में मन में बरसों से पल रही थी, जिसके चलते उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि दलित उनके सामने कुछ बोले, मुंह खोले और उनका मुंह खोलना उन्हें अखर जाता है? या फिर क्या इसलिए कि वे हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को जाति विमर्श से कमजोर कर देते हैं? वे हिंदू समाज के अंदर मौजूद जातिवादी सड़ांध को उजागर करके हिंदुत्व की राजनीति का धार कम करते रहे। हम जानते हैं कि कैसे मंदिर की राजनीति के बरक्स मंडल की राजनीति खड़ी हुई और उसने मंदिर के आंदोलन को या उससे होने वाले हिंदुत्व के प्रचार प्रसार को बहुत उस पर अंकुश लगाया था। सवाल इस विषय से जुड़े और भी हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और जो लोग इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपको परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जाने माने साहित्यकार, लेखक और बुद्धिजीवी वीरेंद्र यादव जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरेंद्र नागर और शिवा असलम फहमी हैं। हमारे साथ सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भंवर मेघवंशी जी का हमें इंतजार रहेगा और विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ सकते हैं जल्दी ही। डॉक्टर लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि इस पूरी फिनोमेना को हम दलित बुद्धिजीवियों पर अटैक की तरह देखें या पूरे बुद्धिजीवी समाज पर अटैक की तरह देखें, या बुद्धिजीवी समाज पर तो अटैक हो ही रहा है लेकिन दलित बुद्धिजीवियों पर भी अलग तरह से अटैक हो रहा है क्योंकि उसके साथ एक दूसरी पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। मुकेश जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आजकल जो सर रखते हैं, सर के भीतर मगज रखते हैं, वो बड़ी मुश्किल में है। निश्चित रूप से जो भी सवाल कर रहा है, सत्ता के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, निशाने पर वो सारे लोग हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। कई बार जिस हिंदू फ्रेम, सो कॉल्ड हिंदू फ्रेम की वो बात करते हैं, उसके भीतर वो जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें भी अपनी विचारधारा और नीतियों से असहमत और विरोध में खड़ा देखकर उनके खिलाफ भी हमलावर हैं। और ये सारे लोग जिनको हम दलित कह रहे हैं, दलित बुद्धिजीवी कह रहे हैं, ये सारे लोग तो उस हिंदू फोल्ड में आते हैं। तो एक बार उन्हें भी ये जवाब देना चाहिए कि ये हिंदू है कि नहीं। दूसरी बात, ये जो बात है ना, मतलब मैं भी ये मानता हूं कि बुद्धिजीवी तो अपने आप में बुद्धिजीवी होता है, वो दलित बुद्धिजीवी तो नहीं। लेकिन आप जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो एक पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है जो प्रतिरोध का प्रतीक बनी है कि हमारी ये पहचान है। और दलित का तो दमित, वंचित, शोषित सब आ जाते हैं। मैं तो कई बार उसके अर्थ विस्तार को भी देखता हूं। दूसरी बात कि
ये जो शिकार हो रहे हैं इसमें केवल दलित भी नहीं है। मसलन प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में है 2 साल से और वो ओबीसी है, ओबीसी मुसलमान है, केरल के रहने वाले, दक्षिण भारत में। कई पहचाने एक साथ ओवरलैप कर रही हैं। पिछले दिनों बिहार में डॉक्टर संजय के ऊपर हमला हुआ, कैंपस में घुसकर मारे गए। पिछले दिनों हमारे जेएनयू के मित्र रहे हैं शायद अल्ताफ, उनको उनके कैंपस में मारा गया। अभी हाल ही में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश पाल जो ओबीसी से आते हैं, उन्हें भी मारा गया, उनके ऊपर हमले किए गए और लगातार उनको शिकार बनाया जा रहा है। प्रोफेसर रतन लाल का मामला हमने देखा, हमने प्रोफेसर रविकांत के मामले को देखा। ये सारे कौन लोग हैं? और अक्सर हमारी एक सीमा भी हो जाती है कि जो ज्यादा मुखर है, जिस पर चर्चा ज्यादा हो जाती है, किन्हीं वजहों से उनके मामले तो प्रकाश में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमले के शिकार हो रहे हैं जिन पर शायद हम बात नहीं कर पाते। ये हमारी एक सीमा भी है। जैसे अब बुद्धिजीवियों के इतर, जैसे अविनाश दास की ही बात करें तो अविनाश एक ट्विटर एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं और अविनाश लगातार एक प्रगतिशील खेमे में खड़े होकर के, सामाजिक न्याय के खेमे में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो भी निशाने पर हैं। उन पर मुकदमा, मुंबई में रहते हैं, मुकदमा गुजरात में, जैसे जिग्नेश पर मुकदमा असम में। ओवरऑल मैं इस पूरी प्रक्रिया को इस रूप में देखता हूं कि हमारे अग्रज हैं वीरेंद्र जी, उनकी बात से सहमत होते हुए उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। और मुकेश जी, आपके सवाल में वो बात नहीं थी, मैं उसी पर जोर दे रहा हूं। ज्यादा निशाने पर कौन है? ज्यादा निशाने पर आज भी जैसे वामपंथी होना क्यों गाली बनाया गया, कहीं भी वामपंथियों को भयानक निशाने पर रखा जाता है, जबकि वो राजनीतिक रूप से उनके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं है, लेकिन वो एक विचार के रूप में, वो एक दर्शन के रूप में आज भी चुनौती है। इसलिए वामपंथियों को आज भी निशाने पर रखा जाता है। जो भी संविधान में भरोसा रखता है, प्रगतिशील है, जो संविधान की बात करता है, वो भी निशाने पर है। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, इनका निशाने पर होना, मुझे लगता है कि केवल व्यक्तियों के निशाने पर नहीं होना है। व्यक्तियों का निशाने पर होना तो है, वो एक सोशियो कल्चरल हेजमनी है जो अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल डोमिनेंसी को बनाए रखने के लिए कई बार बहुत वैचारिक होने के बिना भी हमले करती है, ये बताने के लिए कि हम आपसे सुपीरियर हैं। ये हिंदू फ्रेम के भीतर हो रहा है, वो 80% जो हिंदू है उनके भीतर हो रहा है। लेकिन जब बुद्धिजीवियों पर हमला होता है तो मैं इसे मानता हूं कि एक विचार पर हमला है, उस विचार पर जो उस हिंदुत्व के फ्रेम के भीतर के अंतर विरोधों को उजागर करता है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि आनंद तेलतुंबड़े ने अगर लिखा है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, और रतन लाल बोलते हैं पूरे देश भर में, रविकांत जी बोलते हैं हर जगह, अगर इन्हें हम खामोश कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों के भीतर एक डर व्याप्त हो जाए, लोग बोलना कम कर दें। बाकी लोग अगर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग, हैनी बाबू जैसे लोग अगर जेल में डाल दिए जाए, उमर जैसे लोग, तो बाकी लोग तो यूं ही खामोश हो जाएंगे। और अंतिम बात ये कि ये खामोश करना एक बात है, लॉन्ग टर्म में मैं ये देखता हूं कि आरएसएस जिस विचारधारा को मानती है, उसके संकल्पना में जो राष्ट्र की अवधारणा है, जो धर्म की अवधारणा है, जो अखंड भारत की अवधारणा है, उस अवधारणाओं को जो लोग, उस विचारधारा को जो लोग प्रश्नांकित कर रहे हैं, उन्हें वो ज्यादा निशाने पर बना रहे हैं। इसलिए इस बहुजन लोगों पर निशाना दरअसल उस वैचारिक प्रतिरोध को निशाना बनाना है जो शायद उन्हें सबसे मजबूत और सबसे दूरगामी चुनौती पेश कर रहा है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं। डॉक्टर लक्ष्मण, जब तक आप हिंदूकरण, अंबेडकरवाद के सहारे हिंदूकरण को चैलेंज करते रहेंगे, तब तक ये समस्या आती रहेगी, ये हमले होते रहेंगे। निश्चित रूप से ये तो एक पक्ष है, और हमले कई बार इसलिए होते हैं कि जो बोल रहा है उसे चुप कराया जाए, कई बार इसलिए भी होते हैं कि कोई बोले ही ना, कोई इसका प्रतिरोध ही खड़ा ना हो। लेकिन मैं एक बात पूछूं कि प्रोफेसर हैनी बाबू के मामले में या प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मामले में कोई न फेसबुक पोस्ट, न कोई जो है इस तरह की बात, उमर खालिद वाले मामले में तो साबित तक नहीं हुआ कि उसने बोला क्या था ऐसा जो आपने जेल में डाला, उसकी भाषण में तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं खुद अब मैं तो देश भर में बोल रहा हूँ टेम्पररी प्रोफेसर, कॉलेज में पता नहीं क्या माहौल है, लेकिन उसका फायदा मुझे ये है कि मैं हर जगह कोट कर रहा हूँ, मैं कबीर की कविताएं दोहे पढ़ रहा हूँ,
मैं फूले को कोट कर रहा हूं, मैं बुद्ध पे बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वाली बात से सहमत हूं कि बातें भी हमारी जा रही हैं, हमारा विचार भी जा रहा है, और सीधे हमला शायद अभी हम पर नहीं हो रहा, लेकिन इसकी गारंटी कतई नहीं है कि इसके बाद भी हमला नहीं होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि इस सब का काट क्या है, जो आपका सवाल है कि क्या हम एक वैचारिक प्रतिरोध खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है साहब, पहले भी मैंने यही कहा, अभी भी कह रहा हूं। जो वामपंथी विचारधाराएं भी तो अब बहुत बहुत हद तक बदल रही हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि केवल कास्ट की बात करके, क्लास की बात छोड़ करके उन्होंने अपना नुकसान किया। अंबेडकरवादी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि देखिए कैसे ओबीसी को जोड़ा जाए, कैसे ओबीसी को समझ में आ रहा है कि हमारे भी विमर्श क्या हैं। इस सब के बाहर भी एक ऐसा तबका है जो अपर कास्ट होकर के भी संविधान की बात करता है, प्रगतिशील दृष्टिकोण रखता है। सब में कुछ न कुछ एक बदलाव आ रहा है। ये सब मिलकर के मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये मैं निराश नहीं हूं। मुझे आसपास कई जगह एक उम्मीद दिखती है, और खासकर नौजवानों में। लोग जब कहते हैं कि ओबीसी कामर्ड हो रहा है, तो मैं नहीं मानता, मैं उनका जवाब देता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ही मुसलमानों में, वैसे ही दलितों में, वैसे ही सवर्णों में भी एक थोड़ा सा तबका है। हाँ, लेकिन हो ये रहा है कि जो इधर के लोग हैं वो अमूमन थोड़े मिजाज से शांत, आलसी, और थोड़ी नाक लंबी होना, दिल छोटा होना, इन बीमारियों के शिकार है। दूसरे खेमे के लोग हैं वो हिंसा करने के लिए, नफरत करने के लिए, हमला करने के लिए, और ऊपर से मेहनत और ईमानदारी, दिन रात वो गालियां देने को कहो, आप दिन रात गालियां देते रहेंगे। सत्ता का संरक्षण उनके साथ है, उनके ऊपर मुकदमे नहीं होंगे, मुकदमे हमारे ऊपर होंगे। मैं इस पूरे विमर्श को जब यहां देखता हूं, तो मुझे यह नजर आता है कि ऐसा नहीं है कि हिंसक लोगों की तुलना में हिंसा के विरोध में लोग कम हैं। अमूमन भारतीय मानस अहिंसक है, लेकिन हिंसा उत्तेजना का शिकार होती है, और जो बोल सकता, प्रतिरोध करता है, वो अक्सर खामोश हो जाता है, और खामोशी को मैं सत्ता के पक्ष में मानता हूं। इसलिए अगर हम कोई ऐसी एका बना पाए जिसमें विचार व दर्शन की भी हो, निश्चित रूप से हिंदू हिंदू क्लेम को, हमें हिंदू फ्रेम को चैलेंज करना ही करना है। वो आरएसएस की असली लड़ाई बीजेपी से नहीं, आरएसएस से है, और हमें अल्टरनेट देना ही देना है। तो दोनों स्तर पे सोशियो कल्चरल मूवमेंट की तरह एक प्रेशर बनाने का जिम्मेदारी हम सब की है। यही हमारे लिए एक निदान का रास्ता भी होगा।